ये बात है 24 दिसंबर 1999 की, जब इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC814 काठमांडू से दिल्ली जा रही थी और इसे 5 हाईजैकर्स द्वारा हाईजैक किया जाता है। पर खुशी की बात यह है कि यह भारत का आखिरी प्लेन हाईजैकिंग था, क्योंकि इसके बाद आज तक कोई भी प्लेन हाईजैक नहीं हुआ है। 24 दिसंबर 1999 को शाम 4 बजे काठमांडू से उड़ान भरने के करीब 40 मिनट बाद ही खाना सर्व किया जाता है। उसी वक्त 5 आतंकवादियों ने गन पॉइंट पर सबका खाना छीन लिया और कहा यह प्लेन अब हाईजैक हो चुका है। 11 क्रू मेंबर और 179 पैसेंजर वाले इस प्लेन को उन्होंने 8 दिन तक हाईजैक कर रखा था। वो जल्द ही कॉकपिट में भी पहुंच जाते हैं और प्लेन को वेस्ट की ओर उड़ाए रखने के लिए पायलट को कहते हैं। वो प्लेन को पाकिस्तान ही ले जाना चाहते थे, पर लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने प्लेन को वहां लैंड कराने से साफ इनकार कर दिया था। तब कैप्टन देवीशरण ने कहा फ्यूल कम हो रहा है और लाहौर में उतरने से हमें मना कर दिया गया है। तब कैप्टन हाईजैकर्स को कन्विंस करने में कामयाब रहते हैं कि हमें कहीं तो लैंड करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेन में फ्यूल बहुत ही कम बचा है। तब हाईजैकर्स मान जाते हैं। फ्लाइट को अमृतसर में लैंड कराना भारत के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला था, क्योंकि भारत के पास कोई ऑपरेशन करने के लिए अपर हैंड रहने वाला था। पर ऐसी ऐसी गलतियां उस समय की गई थी जिससे स्थिति हाथ से निकल गई थी। कमाल की बात है कि पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सरबजीत सिंह को इस घटना के बारे में केवल 1 घंटे पहले यानी कि 6 बजे पता चला था, वो भी टीवी न्यूज़ के जरिए। उन्होंने तुरंत ही क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनवाया और कैसे भी करके प्लेन को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रोक के रखने का प्लान भी बनाया था। तब हाईजैकर्स ने सतनाम सिंह नामक एक व्यक्ति पर हमला कर दिया था। तब प्लान बनाया गया कि फ्यूल टैंकर में छुपाकर कुछ जवानों को प्लेन के पास ले जाया जाएगा, ताकि वो प्लेन के टायर्स को पंक्चर कर दे, ताकि प्लेन टेक ऑफ ही न कर पाए। लेकिन ATC ने भी एक प्लान बनाया था। उन्होंने एक फ्यूल टैंकर को प्लेन के सामने खड़ा रखने के लिए कहा था, ताकि प्लेन उड़ ही न पाए। लेकिन वह टैंकर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, जिससे हाईजैकर्स को कुछ अंदाज़ा लगने वाला था। लेकिन तभी ATC ने टैंकर को स्लो डाउन करने के लिए कहा। इस कम्युनिकेशन की वजह से टैंकर के ड्राइवर ने टैंकर वहीं रोक दिया। तभी हाईजैकर्स को कुछ अंदाजा हो गया कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने तुरंत ही प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए कहा और तब प्लेन बाल बाल बचा था टैंकर से टकराने से, और प्लेन 7:50 को फिर से हवा में था। तब NSG कमांडो एयरपोर्ट पर पहुंचे ही थे, लेकिन कोई मौका ही नहीं मिला उन्हें ऑपरेशन कंडक्ट करने का। फिर से प्लेन पाकिस्तान की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन लाहौर ATC ने प्लेन को लैंड करवाने से साफ इनकार कर रखा था। उन्हें लगा कि वो ज़बरदस्ती लैंड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, तो उन्होंने पूरे एयरपोर्ट की लाइट्स ही बंद कर दी थी। तब हाईजैकर्स ने धमकी दी कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, तुम बस लैंड कराओ। तब प्लेन धीरे धीरे पायलट के द्वारा लैंड किया जाता है और अचानक कैप्टन देवीशरण को पता चलता है कि वो रनवे पर नहीं बल्कि हाईवे पर लैंड करने वाले हैं। उन्होंने प्लेन को बाल बाल बचाया। ये सारी बातें लाहौर ATC को जब सुनाई गई, तब उन्होंने प्लेन को लैंड करने की परमिशन दे दी। तब भारत ने पाकिस्तान से मदद मांगी कि इस प्लेन को आप वापस टेक ऑफ न करवाया जाए। इंडिया की ओर से जी पार्थसारथी को नेगोशिएशन के लिए भेजा गया था। वहां प्लेन को रिफ्यूल किया गया और लाइट्स भी ऑफ कर दी गई, ताकि प्लेन वापस उड़ ही न पाए। लेकिन वहां नेगोशिएशन फेल हो गई। जब तक भारत के अधिकारी लाहौर पहुंचे, तब तक प्लेन फिर से टेक ऑफ कर चुका था। जब इतने बड़े इंतजामात कर रखे थे पाकिस्तान ने, तो फिर प्लेन कैसे हवा में टेक ऑफ कर जाता है। इसके बाद प्लेन ओमान की ओर बढ़ता है, पर उन्होंने लैंडिंग की परमिशन नहीं दी, जिसके बाद प्लेन दुबई के अल मिन्हाद एयरपोर्ट पर लैंड करता है। यहाँ कड़ी नेगोशिएशंस के बाद 25 पैसेंजर्स को रिहा किया जाता है, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, और सचिन कात्याल का शव भी UAE अथॉरिटी को सौंपा जाता है। वहाँ हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। खाना और पानी की कमी होने लगी थी। टॉयलेट के भी हालात ख़राब होने लगे थे। प्लेन फिर से टेक ऑफ कर जाता है अफगानिस्तान के कांधार की ओर। वहाँ तालिबान इंडिया के लिए मीडिएटर का काम करना लगता है, क्योंकि उस समय वहाँ उनकी सरकार थी। अजीत डोभाल, जो उस समय नेगोशिएशन टीम का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि उन्हें पाकिस्तानी ISI से पूरा सपोर्ट मिल रहा था, वरना भारत अपना ऑपरेशन सक्सेसफुली रिजॉल्व कर ही सकता था। वहाँ हाईजैकर्स $200 मिलियन यानी कि करीब 1650 करोड़ रुपए और 36 कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे थे।
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह 26 दिसंबर 1999 को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तब प्लेन में फंसे यात्रियों के परिवार वाले दिल्ली पहुंच जाते हैं और वो सरकार से हाईजैकर्स की डिमांड पूरी करने के लिए कह रहे थे। वो दिसंबर 1989 के प्लेन हाईजैकिंग का एग्जाम्पल दे रहे थे, जिसमें यूनियन मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रुबैया सैयद को छुड़वाने के लिए सरकार ने आतंकवादियों को रिलीज किया ही था। वो पैसेंजर्स की सेफ्टी पहले चाहते थे। कांधार में इंडियन नेगोशिएशन टीम 27 दिसंबर को पहुंचते हैं। उस टीम को विवेक काटजू द्वारा लीड किया जाता है, जो जॉइंट सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। तालिबानी फोर्सेस भारत को कोई भी ऑपरेशन नहीं करने देते, लेकिन वो नेगोशिएशन ज़रूर करते हैं भारत की ओर से। तालिबान के लीडर मौलाना मोहम्मद उमर का न्यूज़ में कहना था कि हाईजैकर्स को या तो हथियार रख देने चाहिए या प्लेन छोड़ के भाग जाना चाहिए। अब इंडियन नेगोशिएशन टीम और तालिबान की टीम ने नेगोशिएशन को काफ़ी हद तक सही कर दिया था। उन्होंने 36 की जगह 3 प्रिजनर्स को ही रिलीज़ करने की डिमांड एक्सेप्ट करवा ली थी। यहाँ हाईजैकर्स की डिमांड कम करने का क्रेडिट तालिबान और इंडिया दोनों की नेगोशिएशंस टीम को जाता है। वहाँ प्लेन में लोग अपनी उम्मीद खो रहे थे। उस समय के रॉ चीफ एएस दुलात 30 दिसंबर 1999 को जम्मू में फारूक अब्दुल्ला को कन्वेंस करते हैं 2 प्रिजनर्स को छोड़ने के लिए। उस समय फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, इसकी बहुत ही बुरी असर आगे जाके पड़ सकती है। इन्हें दिल्ली ले जाकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह के साथ कांधार भेजा गया था। उस समय हाईजैकर्स को तालिबान द्वारा अरेस्ट नहीं किया गया, बल्कि तालिबान का एक सुप्रीम लीडर उन्हें और रिलीज किए गए टेररिस्ट को बिठाकर पाकिस्तान की ओर ले जाता है। तब ये बात साफ हो चुकी थी कि इस हाईजैकिंग में पाकिस्तान का हाथ जरूर ही था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।